तो स्टूडेंट्स, पिछले वाले आर्टिकल के अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं तथा जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तब इनका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये हमने पढ़ा था। नाउ इन दिस लेक्चर we take a term which is related to dielectric substance, that is linear isotropic dielectric substance. What do you mean by linear isotropic dielectric substance? How can you define? देखिए कि जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब उसमें इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होता है। और ये जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट होता है वो डाइपोल मोमेंट जो है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो फिर हम कह सकते हैं कि द सब्सटेंस इन which induced electric dipole moment, the substance in which induced electric dipole moment is directly proportional to the electric field and the direction to be along electric field is known as linear isotropic dielectric substance. Clear? The substance in which induced electric dipole moment is directly proportional to the electric field and the direction to be along electric field is known as linear isotropic dielectric substance. Now you can understand. Suppose this is positive plate, this is negative plate, and we put a dielectric substance, then there will be induced electric dipole moment in this manner. Clear? So applied electric field is E, so there will be electric dipole moment. तो dipole moment डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये जो डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस्ड हुआ, इंड्यूस्ड हुआ, वो किसकी वजह से हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हुआ। तो फिर ऐसे सब्सटेंस कि जिसके अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल जो मोमेंट इंड्यूस्ड हुआ है वो किसके प्रोपोर्शनल हो?
वो प्रोपोर्शनल हो इलेक्ट्रिक फील्ड के। और यहां आप देख रहे हैं कि डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव या अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पी की डायरेक्शन किधर है, पी की डायरेक्शन अलोंग ई है। तो फिर ऐसे पदार्थ को हम लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कहेंगे। तो क्या बताया मैंने कि द सब्सटेंस इन विच इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट is directly proportional to the electric field and the direction to be along electric field is known as linear isotropic dielectric substance. Now you can note it. Next term we take, next term is electric polarization or polarization vector. तो अगले वाली जो टर्म है जिसको हम डिफाइन करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन और पोलराइजेशन वेक्टर। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन या पोलराइजेशन वेक्टर, पोलराइजेशन वेक्टर। Vector. So what is this? How can you define this term? तो पोलराइजेशन वेक्टर क्या है? तो फिर हम ये कह सकते हैं कि द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट in a substance in the presence of external electric field is called polarization vector. Suppose this is dielectric substance, in which these are induced electric dipole moment. तो इस सब्सटेंस के पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है पर यूनिट वॉल्यूम में? कब? जब इसको हमने किस में रखा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो उसके प्रेजेंस में इस सब्सटेंस के पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड हुआ। तो फिर कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए, द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, the induced electric dipole moment in per unit volume of the substance in the presence of external electric field is known as electric polarization और पोलराइजेशन वेक्टर क्लियर? तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितना जो है वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हुआ, इट इज डिनोटेड बाय पी वेक्टर। इसे हम पी वेक्टर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहां बात यह आती है कि जो लीनियर आइसोट्रोपिक जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है उसमें ये जो पोलराइजेशन वेक्टर या जो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है
ये इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है। तो फिर देखिए किस तरीके से पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हुआ, P। दिस इज लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E, देन P प्रोपोर्शनल किसके, E के। देन वी कैन राइट P इक्वल काई E। व्हाट इज काई, काई CHI, काई। दिस इज इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। ये उसकी इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी है, या कहने का मतलब उसकी प्रवृत्ति है कि किस एक्सटेंट तक, किस हद तक वो पदार्थ जो है वो पोलराइज्ड होता है या उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होता है, उसके मेजरमेंट है। तो फिर ये चीज हम आगे लिखने जा रहे हैं, तो देखिएगा इसी से रिलेटेड है। पोलराइजेशन वेक्टर, पोलराइजेशन वेक्टर, पोलराइजेशन वेक्टर P for isotropic, for a linear isotropic dielectric substance, polarization vector P for a linear isotropic dielectric substance is directly proportional to the electric field E. Then we can write P vector proportional E vector, P vector equal chi E vector. Clear? What is chi? This is CHI, electrical susceptibility of substance. Clear? This is dimensionless, chi, dimensionless and unitless So this is dimensionless and unitless quantity. Clear? तो फिर एक बार हम फिर से इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिए, जब आप किसी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इसके अंदर पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P प्रोड्यूस होगा, जिसे हम पोलराइजेशन वेक्टर या इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहेंगे। और ये जो P है वो P इस इलेक्ट्रिक फील्ड के जो है वो प्रोपोर्शनल है। ठीक, कहने का मतलब कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या जो ये मॉलिक्यूल्स थे, ये अलाइनमेंट, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल थे, ये अलाइनमेंट होंगे जब हम E लगाएंगे, क्योंकि प्लस की तरफ माइनस आएगा, माइनस की तरफ ये जो है वो प्लस वाला जो है सेंटर चला जाएगा, तो इसे हम पोलराइजेशन कहते हैं। तो ये बात वैसे ही है कि जैसे कि इन डाइपोल मोमेंट का डिसिप्लिन हो गया हो, किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डिसिप्लिन हो गया हो। फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए क्लास, एक क्लास है जिसके अंदर स्टूडेंट जो है वो रैंडमली बैठे हुए हैं और उस केस में उसमें कोई डिसिप्लिन नहीं है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल यदि कोई टीचर इंटर करेगा तो इंटर करेगा और जैसे ही टीचर स्ट्रिक्ट होगा तो टीचर के इफेक्ट में उस क्लास के अंदर जो स्टूडेंट हैं वो अलाइनमेंट करेंगे, वो डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे कि नहीं करेंगे। जैसे जैसे टीचर स्ट्रिक्टनेस बढ़ाता जाएगा वैसे वैसे अलाइनमेंट और डिसिप्लिन बढ़ता जाएगा। तो फिर हम ये कह सकते हैं क्या कि स्ट्रिक्टनेस ऑफ ए टीचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिसिप्लिन ऑफ द स्टूडेंट्स।
ठीक है, जितना वो स्ट्रिक्ट होता जाएगा उतना ही क्या होगा, उतना ही जो है वो डिसिप्लिन मेंटेन होता जाएगा। तो फिर ऐसे ही कि जैसे हम जो है ये कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे वैसे वैसे डाइपोल मोमेंट आएगा, एक इलेक्ट्रिक जो है पोलराइजेशन होगी। लेकिन ये काई क्या रिप्रेजेंट करता है, ये काई रिप्रेजेंट करता है कि उसके अंदर उस मटेरियल की जो है वो कितनी, किस हद तक या किस एक्सटेंट तक वो पोलराइज्ड हो सकता है या उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो सकता है। तो फिर ऐसे ही कि हम ये कहें कि स्ट्रिक्टनेस ऑफ टीचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके, डिसिप्लिन के, या डिसिप्लिन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके, स्ट्रिक्टनेस ऑफ टीचर। लेकिन तो फिर उसी संदर्भ में रेस्पेक्ट डिसिप्लिन ऑफ स्टूडेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टूडेंट्स स्ट्रिक्टनेस ऑफ टीचर एंड डी इक्वल काई इनटू में एस। तो व्हाट इज काई? काई इज द susceptibility और टेंडेंसी ऑफ द स्टूडेंट्स, कि उन स्टूडेंट्स की प्रवृत्ति कैसी है। एक ही टीचर दो क्लास में जाए, एक में सॉफ्ट नेचर के स्टूडेंट्स हैं और एक में थोड़े से कि जो है अलग जो है स्टूडेंट्स हैं जिनकी टेंडेंसी कुछ अलग तरीके की है। तो फिर हम ये कहेंगे सॉफ्ट जो है, सॉफ्ट स्टूडेंट जो हैं उनमें थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस लगाने से डिसिप्लिन आ जाएगा, जबकि जो हार्ड टेंडेंसी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज्यादा उसको स्ट्रिक्टनेस अपनाना पड़ेगा, तब जाकर के वो डिसिप्लिन में आएंगे। इसका मतलब ये जो डिसिप्लिन मेंटेन हो रहा है टीचर के किसके, स्ट्रिक्टनेस से, ये केवल स्ट्रिक्टनेस पर डिपेंड नहीं करेगा, ये डिसिप्लिन जो है उन स्टूडेंट्स की नेचर और टेंडेंसी पर भी डिपेंड करेगा। तो इन सिमिलर वे व्हाट रिप्रेजेंट्स काई? काई इज electrical susceptibility of substance, means this is measurement of electric polarization। ये इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का मेजरमेंट या फिर हम ये कह सकते हैं ये टेंडेंसी है उस मटेरियल की टू एक्सटेंड टू विच ए मटेरियल गेट या रिसीव्स या एक्वायर्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो काई क्या है, डायमेंशनलेस है और यूनिटलेस है। तो ये तो मैंने यहां आपको समझाने के लिए बताया है, लेकिन नोट्स के तौर पर आप इन्हें नोट कर सकते हैं। नाउ काई इज डायमेंशनलेस और यूनिटलेस। तो काई को हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए काई काई इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी it is that factor, it is that factor, it is that factor which represents that, it is that factor which represents extent to which a substance acquires electric polarization, acquires electric polarization, electric polarization। क्लियर? जैसे आपने जो है वो मार्क्स लेकर के आई 10 आउट ऑफ 10 में से 8/10। तो व्हाट इज 8/10? दिस इज टेंडेंसी एक्सटेंड टू विच यू कैन लर्न। 8/10 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी सब्जेक्ट में यदि आपके मार्क्स 8 आए हैं 10 में से तो 8/10 दिस इज डायमेंशनलेस और यूनिटलेस। ये डायमेंशनलेस भी है एंड यूनिटलेस भी है। तो वी कैन से दैट दिस फैक्टर रिप्रेजेंट्स एक्सटेंड टू विच, कि आप किस हद तक उस सब्जेक्ट को लर्न कर सकते हैं, ये उसकी मेजरमेंट है। तो फिर यह आपके पास में हो गई इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी।
Now we take formula is P equal chi e. ये फॉर्मूला आपने पढ़ा. Chi is dimensionless and unitless. But in this situation यदि फॉर्मूले को हम ऐसे लिखेंगे तो फिर इस केस में chi डायमेंशनलेस नहीं आएगी. तो फिर इन एक्चुअल फॉर्म ये chi डायमेंशनलेस कैसे आती है, तो एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, तो फिर इन एग्जैक्ट फॉर्म आप कैसे लिख सकते हैं उस फॉर्मूले को. इन एग्जैक्ट फॉर्म, इन एग्जैक्ट फॉर्म, इन एग्जैक्ट फॉर्म इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन P इक्वल एप्सिलॉन, P इक्वल एप्सिलॉन काई ई. इस काई को डायमेंशनलेस बनाने के लिए हमने एप्सिलॉन का यूज किया है. किसको डायमेंशनलेस बनाने के लिए, काई को डायमेंशनलेस बनाने के लिए किसका यूज किया, एप्सिलॉन. एप्सिलॉन क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिबिलिटी ऑफ, इलेक्ट्रिकल परमिबिलिटी, परमिबिलिटी ऑफ सब्सटेंस और डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस. क्लियर. तो इन एग्जैक्ट फॉर्म द पोलराइजेशन वेक्टर कैन बी रिटन एज, लेकिन एक फॉर्मूला मैंने भी क्या बताया था, ये अकॉर्डिंग टू बुक है P इक्वल काई ई. बट एग्जैक्ट फॉर्म आप इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे. क्यों, क्योंकि जिससे कि काई क्या बन सके, डायमेंशनलेस बन सके. क्योंकि यहां पर E का डायमेंशन फॉर्मूला ये तो हो जाएगा आपके पास में जो है E का न्यूटन पर कूलम, ठीक. और काई का जो आपके पास में होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. यदि हम ये पुट कर दें और P का जो है वो कूलम पर मीटर स्क्वायर है, तो यहां से जो है P जो है पोलराइजेशन वेक्टर का भी आप डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हैं. तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ P क्या बनेगा, P की जो यूनिट है कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर. क्या बताया था, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम. तो वॉल्यूम मीटर क्यूब, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कूलम मीटर, मीटर से एक मीटर कैंसिल, कूलम पर मीटर स्क्वायर. देन द यूनिट क्या बन जाएगी, कूलम पर मीटर स्क्वायर. लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने जा रहे हो तो कैसे लिखेंगे, कूलम 80 अपॉन L2. देन वी कैन राइट m0 L-2 T1 A1. This is dimensional formula of polarization vector m0 L-2 T1 and A1. Now this is equivalent to surface charge density. किसके इक्विवेलेंट है ये, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी का की यूनिट भी क्या थी, कूलम पर मीटर स्क्वायर. दिस इज इक्विवेलेंट टू सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी. इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी और पोलराइजेशन, इन दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, वो सेम होगा, और दोनों की यूनिट भी क्या होगी, सेम होगी. क्लियर. तो यू कैन नोट इट. नाउ वी टेक नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस. इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस. इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस. तो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस. देखिए, सपोज दिस इज ए कंडक्टर एंड वी वांट टू चार्ज इट. ये कंडक्टर है और हम इसे चार्ज करना चाहते हैं. हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो प्लस ई, दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव किया अगेन प्लस ई, तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव किया
अगेन प्लस ई, इट मीन्स इसके ऊपर चार्ज आता जा रहा है। जब हम इसको इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो क्या प्रोड्यूस हुआ? चार्ज। लेकिन जैसे ही हम सक्सेसिवली एक के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन, दूसरे के बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो फिर हमें वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए कम वर्क करना पड़ा। लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो पहले से पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, वो इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, इसलिए हमें वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा। बट वर्क डन इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। तो हम ये कह सकते हैं कि इसको चार्ज क्यू देने पर इसके पे पोटेंशियल कितना आया? वी। तो वर्क डन इज रिप्रेजेंटेड बाय पोटेंशियल। सो चार्ज, गिवन चार्ज क्यू किसके प्रोपोर्शनल होगा? वी के। तो फिर हम इस एक्सपेरिमेंट से क्या लिख सकते हैं कि द चार्ज क्यू गिवन to a conductor, the charge q given to a conductor is directly proportional to the potential V produced on the conductor. Clear? The charge q given to a conductor is directly proportional to the potential V produced on the conductor. Means q proportional V and q equals CV. तो हमारे पास में क्या बना? C is electrical capacitance of the conductor. वे है C electrical capacitance of the conductor. Clear? We have C electrical capacitance of the conductor. जब हम इसी चार्ज देते हैं किसी कंडक्टर को तब उसके ऊपर पोटेंशियल आता है, लेकिन Q किसके प्रोपोर्शनल होता है? V के। तब हम लिख सकते हैं Q प्रोपोर्शनल V, Q इक्वल CV, और C जो है वो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है। नाउ यू कैन राइट दिस स्टेटमेंट, लेकिन इस फार्मूले के बेस पर हम इस C को डिफाइन कर सकते हैं। तो आप डिफाइन कैसे करेंगे? देखिए, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस डेफिनेशन देख लें। तो डेफिनेशन कैसे बनेगी? देखें, Q इक्वल CV एंड C इक्वल Q अपॉन V। इफ V इक्वल, यदि हम यूनिट कर दें, देन C इक्वल Q। ठीक, तो ये आपके पास में कैपेसिटेंस की डेफिनेशन बन गई। तो क्या बन गई कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज द required charge to a conductor to raise potential through unit। यदि किसी कंडक्टर के ऊपर यूनिट पोटेंशियल यदि हमें लाना है तो हमें कितना चार्ज जो है वो आवश्यक होगा या रिक्वायर्ड होगा। तो फिर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज द required charge which is capable to raise potential through unit। तो फिर हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस of a conductor is defined as the required charge which is capable to raise potential through
यूनिटी, थ्रू यूनिटी। तो क्या लिखेंगे मनी? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रिक्वायर्ड चार्ज विच इज केपेबल टू रेज पोटेंशियल थ्रू यूनिटी। मीन्स हम यहां कैसे कर सकते हैं? Q इक्वल सी वी और C इक्वल Q अपॉन वी वी। इफ V इक्वल 1 then C इक्वल Q। दिस इज डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो इस तरीके से हम जो है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की डेफिनेशन दे सकते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए।